बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पड़ोसन बहुत नेक पर्देदार थी। हर हफ्ते उसके पास दर्स होता और दर्स के बाद लंगर। पर मुझे एक चीज बहुत अजीब लगती कि पड़ोसन की सास बीमार एक कोने में पड़ी रहती। उसके कपड़े भी गंदे होते, पर पड़ोसन उसे देखती भी ना। एक दिन रहम खाकर मैं उसकी सास के पास गई तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली, मेरी बहू बहुत जालिम है, ये नेक नहीं है, मैं मर जाऊंगी तो उसका अंजाम देखना। ये सुनते मेरा दिल कांप गया। कुछ दिन बाद पड़ोसन की सास फौत हो गई। पड़ोसन ने खूब साले सवाब के लिए लंगर किया। सब उसे नेक बहू कहने लगे। पर 2 दिन बाद ही जब दर्स में सब उसके घर गए तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि वालिदैन को हमेशा झगड़ते हुए देखा। उनकी कभी आपस में नहीं बनी। एक तरफ मेरे वालिद का सख्त और बेरहम मिजाज था तो दूसरी तरफ मेरी वालिदा की जबान दराजी थी। यही वजह थी कि अक्सर बहुत ही मामूली बातों पर जब लड़ाई शुरू होती तो अम्मी दू बदू जवाब देकर ऐसा मैदान तैयार करती जहां पर पिटती भी वो खुद ही थी। फिर रोती कर लाती और हाथ उठा उठाकर अब्बा को बद्दुआएं देती और साथ ही साथ मुझसे नफरत का इजहार करते हुए मुझे शदीद मारा करती। ऐसे में मुझे समझ ही ना आती कि मुझे मार पड़ किस बात पर रही है, मेरा आखिर कसूर क्या है। मैं रोते हुए अक्सर ये सोचा करती थी, लेकिन अम्मी की तरह चीख चीख कर बोलने की मेरे अंदर हिम्मत ना होती, क्योंकि मैं ये देख चुकी थी कि चीखने का अंजाम किस कदर बुरा होता है। अम्मी के होंठ मार खाने के बाद फट जाते थे, माथे पर एक बड़ा सा घूमड़ निकल आता, जिस्म नीलो नील होता, और ये सब देखकर मैं खौफजदा हो जाती। कई बार अब्बा ने मारते मारते अम्मी को कहा कि ये सब तुम्हारी जबान दराजी का नतीजा है। तो मेरे छोटे से दिमाग में ये बात आ गई कि अगर बहुत ज्यादा शिकायतें और रोना धोना मचाया जाए तो फिर ऐसे ही मार खाऊंगी जैसे अम्मी अब्बू के हाथों मार खाती हैं। यही वजह है कि बेकसूर होने के बावजूद भी अगर मैं अम्मी से मार खा लेती तो कभी भी उनसे शिकवा न करती। मैं कमसिन थी और अम्मा अब्बा के माँ बहन इन झगड़ों की वजह नहीं समझ पाती थी, मगर उन दोनों के दरमियान मौजूद नफरत को महसूस कर सकती थी। वो दोनों एक दूसरे से ही नफरत नहीं करते थे, बल्कि उनकी नफरत का निशाना मैं भी बनती थी। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि अम्मा अब्बा ने प्यार से मेरे सर पर कभी हाथ रखा हो। वो दोनों ही मुझे अक्सर इतनी बुरी तरह से धुतकारते थे कि मुझे लगता था कि मेरी सांस ही रुक जाएगी। जब तक दादी जिंदा थी तब तक मैं उनकी गोद में पनाह ले लेती थी, लेकिन उनके मरने के बाद मेरी अक्सर पनाहगाह चारपाई के नीचे होती थी। जब भी ये दोनों लड़ते मैं फौरन डर के मारे चारपाई के नीचे घुस जाती और उस वक्त तक ना निकलती जब तक अब्बा मार पीट के घर से चले नहीं जाते थे और अम्मी रो धोकर चुप नहीं कर जाती थी। कभी कभी मुझे अम्मी पर बहुत तरस भी आता था। ऐसे में मैं उनके आंसू पोंछना चाहती थी, उन्हें अपने गले से लगाकर तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी मेरी माँ गुस्से की बहुत तेज है, वो मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाएगी और मैं उनके हाथों जलील होना नहीं चाहती थी। इसीलिए चुप करके जहां होती बैठी रहती। लेकिन कुछ दिनों से मुझे अम्मी का रवैया काफी बदला बदला सा लगा। वो बाजार से मेरे लिए खुला कपड़ा लेकर आई और ऊपर तले मुझे 5 सूट बनाकर देती है। मेरी चप्पल भी फटी हुई थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखती थी, और जब मैं सोने के लिए लेटती तो मेरे बालों में हाथ फेरती, और जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए मेरे पास से उठकर चली जाती। मैं इस बात पर खुश थी कि मेरी माँ अब काफी बदल गई है, वो मुझसे अब थोड़ा थोड़ा प्यार जताने लगी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर मुझे उसका जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं अम्मी के पैरों में बैठकर उन्हें रो रो कर ये बताने की कोशिश करती कि उनके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। ये अपनी ही माएँ होती हैं जो औलाद जैसी भी हो उसे पाल लेती हैं, लेकिन कोई और आपकी औलाद को नहीं पाल सकता। मैं उन्हें ये सब बताना चाहती थी। अगर मुझे पता होता कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर रखा है, बल्कि मुझे ही नहीं, वो तो उस घर से ही जाने का तहिया कर चुकी हैं, तो शायद मैं मिन्नत जारी करके उन्हें रोक भी लेती। सुबह का वक्त था जब अचानक अब्बा की चीखती चिंघाड़ती आवाज मेरे कानों तक पहुंची, तो मैं हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। अब्बा पूरे घर में अम्मी को पुकार रहे थे और साथ ही साथ गालियां भी दे रहे थे। तो मैं हैरान हुई कि आज अम्मी अब्बा की किसी भी बात का पलट कर जवाब क्यों नहीं दे रही। मैं फौरन उठकर बाहर आई। दिल में एक अजीब सा खटका था तो देखा अब्बा सहन के बीचों बीच खड़ा, दोनों हाथ कमर पर रखे जोर से चिल्ला रहा था। फिर जो ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो फौरन बोले, ये तेरी माँ सुबह सुबह किधर मर गई है? कहाँ गई है वो? पूरे घर में नहीं है। तो अब्बा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता था कि माँ बगैर बताए कहीं चली जाए? तो मैंने कहा, मैं देखती हूँ। मैं जो ही अंदर की तरफ जाने लगी तो अब्बा बोले, मैं सारा घर देख चुका हूँ, तेरी माँ नहीं है अंदर, क्या तुम्हें कुछ बताकर गई है? तो मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो अब्बा का गुस्सा अब कुछ परेशानी में बदलने लगा और फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए बोले, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बिना बताए घर से चली जाए।
जा जरा चची के घर पता कर क्या खबर उनके घर गई हो। तो मैंने फौरन उल्टे सीधे जूते पहने और चची के घर भाग गई, जो 2 घर छोड़कर ही रहती थी। मैं धड़कते दिल के साथ उनके घर में दाखिल हुई और पूरे घर में नजरें दौड़ाने लगी तो एकदम चची अपना दुपट्टा सर पर ठीक करते हुए मुझे घूर कर बोली, ए लड़की, क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही है? क्या हुआ है? क्यों सांस फूली है तेरी? तो मैं हकलाते हुए बोली, वो अम्मी का पूछना था, क्या हुआ तेरी माँ को? तो मैंने कहा, यहाँ तो नहीं आई। तो चची तेवरी चढ़ाकर बोली, वो भला यहाँ क्यों आएगी, वो भी सुबह सुबह? उसे तो मेरे घर में कांटे नजर आते हैं। तो मैं चची की बात सुनकर जज्बस हो गई। कहती भी तो क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैं निकलने ही वाली थी कि एकदम चची ने मुझे रोक कर पूछा, अरे कुछ बताती जा कि सुबह सुबह तेरी माँ किधर मर गई है। तो मैं बिना जवाब दिए अपने घर आ गई। फिर अब्बा ने मुझे कहा कि जाओ मोहल्ले में जाकर पता करके आओ, कहीं किसी के घर न गई हो। तो मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई थी वैसे ही दोबारा निकल गई और एक एक घर में पता किया, लेकिन अम्मी वहां होती तो मिलती ना। पूरा दिन गुजर गया लेकिन अम्मी का कुछ पता न चला। मैं परेशानी में कभी रोती और कभी चुप करके दरवाजे की तरफ देखती, जबकि अब्बा फोन कर करके आधे शहर को आगाह कर चुके थे। यहाँ तक कि मेरा ननियाल, जो सिर्फ अब एक खाला पर ही मुश्तमिल था, वो भी दौड़ी दौड़ी चली आई। लेकिन अब्बा का रवैया देखकर वो बमुश्किल थोड़ी देरी रुकी और फिर वापस चली गई। लेकिन जाते जाते वो अब्बा को धमकी देकर गई कि कहीं हमारी बहन के साथ कुछ कर ही ना दिया हो और अब बैठकर वावेला कर रहे हो। जिस पर अब्बा ने उन्हें खूब सुनाई तो वो बगैर डरे बोली, अगर 24 घंटे के अंदर मेरी बहन का पता ना चला तो फिर तैयार रहना, तुमसे हम निमट लेंगे। अब्बा बहुत परेशान थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आखिर हो क्या गया है। फिर पता चला कि अड्डे पर अम्मी को किसी के साथ जाता हुआ देखा गया है। तो अब्बा फौरन अड्डे की तरफ गए तो इस बात की तस्दीक हो गई कि अम्मी अड्डे तक आई थी और यहाँ से लाहौर शहर की तरफ जाने वाली बस में बैठी हैं। तो अब्बा इस बात पर परेशान थे कि आखिर इतनी सुबह सुबह वो लाहौर जाने वाली बस पर क्यों बैठी है, वहां तो कोई रहता भी नहीं है। अब्बा वापस परेशानी के आलम में घर आ गए और फिर 1-2 दिन के बाद पता चला कि वो किसी के साथ भाग गई है। अब्बा तो अपना सर पकड़ कर बैठ गए, जबकि इस खबर के बाद तो मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन शुरू हो गए। अम्मी पर आने वाला सारा गुस्सा अब्बा मुझ पर उतारने लगे। वो अक्सर मुझे बुरा भला कहते रहते और चची को कहते कि इस पर कड़ी नजर रखो, ये भी उसी की बेटी है। मुझे इन बातों का मतलब तो नहीं पता था, मगर उनके अल्फाज में मौजूद नफरत मुझे महसूस होती थी। फिर अब्बा मुझे चची के पास छोड़कर मुझसे बाहर जाने का फैसला कर लिया। फिर वो हमारा घर चचा के हवाले करके बाहर चले गए और मुझे चचा के पास छोड़ गए। मैं पहले सिर्फ अम्मी से जुदा हुई थी, अब तो मेरे सर से वालिद का साया भी छिन गया और मैं बिल्कुल ही खुले आसमान तले आकर खड़ी हो गई। जिन बच्चों के सर पर वालिदैन का साया ना हो, उनके अपने ही उन पर जमीन तंग कर देते हैं। चची के घर सिर्फ 1 हफ्ता रहने के बाद ही मुझे ये एहसास हो गया था। सोचा जाता तो मेरा चची पर कोई खास बोझ नहीं था। चचा ने हमारे घर को किराए पर लगा दिया था और वहां से ठीक ठाक किराया आता था। अब्बा भी शुरू में मेरे खर्चे के पैसे भेजते थे, लेकिन इसके बावजूद चची उठते बैठते मुझे ताने देती थी कि उनके वालिदैन ने अपने सर से उतार कर हमारे गले अपनी औलाद डाल दी है। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता। मेरा दिल बहुत चाहता कि मैं अम्मी और अब्बा से खूब गिला करूं, लेकिन वो दोनों तो ऐसे मेरी जिंदगी से निकल गए जैसे मैं उनकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। रात की तन्हाई में मुझे वो दोनों ही बहुत बुरी तरह से याद आते, तो सारी सारी रात आंसुओं से मेरा तकिया भीगता रहता। शुरू में तो अब्बा मेरे खर्चे के पैसे भेजते रहे, जिसकी वजह से चची का रवैया कदरे ठीक रहा, मगर जब उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिए तो मेरी जिंदगी में जुल्म का एक नया बाब शुरू हो गया। खर्चा क्या बंद हुआ कि चची का रवैया ही बिल्कुल बदल गया। वो मुझसे घर के काम जबरन करवाती और मुझे मुसलसल ताने भी देती रहती। उनका कहना था कि तू भी अपनी माँ की तरह निकलेगी, मेरे सर पर बोझ बनकर बैठी है। ये बातें मेरे दिल को चीर देती थी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैं चुपचाप चची की ये बातें सुनती रहती। कभी कभी दिल चाहता कि उन्हें बताऊं कि मेरी 2 रोटियों का आप पर भला क्या बोझ है, जबकि हमारे घर का ही किराया लेकर आप खाती हैं। लेकिन ये बातें करने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने जरा सा भी मुंह खोला तो चची आपे से बाहर हो जाएंगी। वो तो वैसे भी चचा के सामने मेरी सच्ची झूठी बातें करके मुझे जबान दराज साबित करने की कोशिश करती रहती थी, जबकि ये बात चचा भी जानते थे कि मैं चची की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी मेरे दिफा में चची को टोकते नहीं थे, और इसी बात की शय ने चची को और बहादुर कर दिया था। अब चची सिर्फ मुंह ज़बानी ही मुझ पर अपना गुस्सा नहीं निकालती थी, बल्कि जरा जरा सी बात पर मुझे मारपीट भी करती थी। और अब तो ये मारपीट मामूली बातों पर उनका मामूल बनती जा रही थी। अगर किसी दिन खाना जरा सा लेट हो जाता
या कोई चीज टूट जाती तो वो मुझे मारना शुरू कर देती। मेरे दोनों बाजू और चेहरा उनकी मार के निशानात से भरा हुआ था। मैं उनकी डांट और मार खा कर भी रो नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें मेरे आंसुओं से भी नफरत थी। चची मुझे सुबह सवेरे उठा देती। अब बर्तन धोना, झाड़ू देना, कपड़े धोना और खाना बनाना मेरा रोज का मामूल बन चुका था। उनके अपने बच्चे भी थे, मगर मजाल क्या है कि वो उठकर पानी भी पिए। वो अपने काम के लिए भी मुझे आवाजें लगाते, और अगर मैं ना करती तो फौरन चची को बताते, और फिर चची के हाथों मेरी शामत आ जाती। वो मुझे अक्सर भूखा भी रखती। अगर कभी किसी काम में कमी रह जाती या उनके बच्चों को अगर मैं किसी बात का जवाब दे देती तो वो मुझे खाना देने से इनकार कर देती। रात को जब सब सो जाते, मैं भूखी पेट हाथ पर रखे बिस्तर पर लेट जाती और अपने वालिदैन को याद करती। उनकी जुदाई और चची के मजालिम ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। वो इस कदर हसद करने वाली खातून थी कि अम्मी ने अपने जाने से पहले जो मुझे नए कपड़े सिलवा कर दिए थे वो उन्होंने मुझसे लेकर अपनी बेटियों को दे दिए, और मुझे पहनने के लिए अपनी बेटियों की उतरन दे दी। मैं उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन बेहद मजबूर हो गई थी। ये कपड़े इस कदर पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे कि मुझे उन कपड़ों में पैवन लगाने पड़े। ऐसे में मैं पूरा पूरा दिन बड़ी चादर ओढ़ कर रखती ताकि कोई मेरे पैवन लगे कपड़े देख न ले। जब मैं उनकी बेटियों को बनते संवरते हुए अच्छे कपड़ों में देखती तो मेरा भी दिल चाहता कि मेरे पास भी ये सब कुछ हो, और ना चाहते हुए भी जब मैं चची से किसी चीज की फरमाइश करती तो वो मुझे अक्सर डांट कर खामोश करवा देती और कहती, मेरी कोई मिले नहीं चल रही कि जहां से ढेर सारी रकम आती है जिससे मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूं। मैं अक्सर नहा धोकर अपनी कजन की कोई क्रीम चेहरे पर लगा लेती तो वो ऐसा दिल जलाने वाला मुझे ताना देती कि मेरा दिल ही बैठ जाता। तुझे सजने संवरने का शौक है, तू भी अपनी माँ की तरह निकलेगी। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की मानंद चुभते थे, मगर मेरे पास उन्हें जवाब देने के लिए कोई लफ्ज न होते। मेरे चचा की बेटियां बेहतरीन स्कूल में तालीम हासिल कर रही थीं। उन्हें सुबह स्कूल जाता देखकर मेरा भी दिल करता कि मैं भी तालीम हासिल करूंगी। मुझे पढ़ाई का बेहद शौक था, मगर चची ने मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि घर के काम सीख, पढ़ाई तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरे ख्वाब टूट कर बिखर गए। मैंने ख्वाब देखा था कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन अपने वालिदैन को फख्र का एहसास दिलाऊंगी, मगर चची ने मेरी हर उम्मीद को मिट्टी में मिला दिया। चची के अपने बच्चे भी मेरे साथ जालिमाना सुलूक करते थे। वो मुझसे बात तक न करते, बल्कि जब भी मौका मिलता मेरे कामों में रुकावट डालते। अगर कभी चची के बच्चों ने कोई गलती की होती तो उसकी सजा भी मुझे मिलती। उनकी शरारतों और जुल्म सितम ने मेरी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना दिया था। ऐसे में जब बदकिस्मती से मैं बहुत बीमार हो जाती तो चची को मुझ पर कोई रहम ना आता। वो उस हालत में भी यही चाहती थी कि मैं हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करूं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए चचा चची के दिल में कोई रहम नहीं है। चची के मजालिम ने मुझे नफ्सियाती तौर पर तोड़ कर रख दिया था। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी, मगर मेरा सब्र अब भी कायम था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे इस अजाब से निजात मिले। अल्लाह ने जैसे मेरी दुआ कबूल कर ली और फिर मेरी मुलाकात मुनीर से हो गई। वो उस मोहल्ले में किराएदार की हैसियत से आया था। कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं जब घर से निकलती तो वो भी घर से करीबी दुकान से सौदा सलफ लेने के लिए निकलता। तो आते जाते कई बार हमारे दरमियान नजरों का टकराव हुआ, लेकिन वो मुझे दूसरे लड़कों की निस्बत काफी मुख्तलिफ सा लगा। एक दिन घर में चची के मैके से काफी सारे लोग आए हुए थे, तो चची ने उनके खाने का इंतजाम किया। चचा चूंकि घर पर नहीं थे तो उन्होंने मुझे लिस्ट थमाई और ये भी ना सोचा कि इतनी ढेर सारी चीजें मेरे दोनों हाथ कैसे उठाएंगे। खैर, मैं भी बिना सोचे समझे जब लिस्ट लेकर घर से निकली और सारी चीजें खरीदने के बाद उन्हें उठाने का मरहला जब दरपेश आया तो मेरी अकल ठिकाने आ गई और मैं परेशान हो गई कि इतनी ढेर सारी चीजें दोनों हाथों में उठाना मेरे लिए आसान नहीं था। थोड़ी दूर जाकर ही मैं हाँफ सी गई कि जब अचानक एक इंतहाई मेहरबान आवाज मुझे अपने पीछे सुनाई दी तो मैं एकदम से खड़ी हो गई। पीछे पलट कर देखा तो ये वही लड़का था जिससे आते जाते मेरी नजरें मिलती थी। आप ये सारे शॉपर नीचे रख दें, मैं उठाकर आपके घर तक छोड़ आता हूँ। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन ये सोचकर फिर खामोश हो गई कि इस वक्त इनकार करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि गली में दूर दूर तक कोई बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा था जो मेरी हेल्प करते हुए ये शॉपर उठा लेता। लिहाजा मैंने कुछ शॉपर नीचे रखे तो उसने सामान से भरे हुए शॉपर उठाकर मुझसे 2 कदम आगे चलना शुरू कर दिया, और जो ही घर आया उसने दहलीज पर वो तमाम शॉपर रखे और फिर एक शान बेनियाजी के साथ मेरे पास से गुजर कर जाने लगा। तो मैंने आहिस्ता से उसका शुक्रिया अदा किया तो उसने जाते हुए मेरी तरफ हल्का सा देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वो मुझे अपनी उम्र के हिसाब से संजीदा और नरम लहजा रखने वाला नौजवान लगा। जब पहली बार मेरी नज़र उससे टकराई थी तो उसकी नरम मुस्कुराहट देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने अपने घर के मर्दों को
सिर्फ माथे पर तेवरी चढ़ाए और गुस्सा नाक पर रखे देखा था। पहली बार मुझे कोई मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया तो मेरे लिए ये बात से हैरत बन गई। फिर जब मैं दुकान पर जाती, अगर वो मुझसे पहले खड़ा होता तो फौरन पीछे हट जाता और मुझे मौका देता कि मैं पहले चीज़ खरीद लूँ। उसकी इस सज़ा ने भी मुझे उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल करना शुरू कर दिया। और आज तो जिस तरह उसने मेरे साथ हमदर्दी की थी, उसने तो मेरे दिल के तार ही छेड़ डाले। मुनीर के साथ मेरी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती में बदल गया। वो हमेशा मेरी बातों को गौर से सुनता और हर बार मेरी हौसला अफजाई करता। उसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के हालात बयान किए और उसे अपनी चची के जुल्म सितम के बारे में खुलकर बताया, ताकि वो मेरे बारे में संजीदगी से गौर व फिक्र करे। वक्त गुजरने लगा। गुजरते वक्त के साथ साथ मुनीर के साथ बातचीत ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। मैं ख्वाब देखने लगी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है। मुनीर मुझे अपनी ज़िंदगी का सहारा लगने लगा, जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर सकती थी। और जब वो मेरी सारी बातें सुनने के बाद मुझे जिस अंदाज में तसल्ली देता, मुझे लगने लगा कि अगर कोई मेरा शरीक हयात होगा तो वो मुनीर जैसा ही होगा। जाने क्यों मैं दिल के अंदर ही अंदर मुनीर को अपने शौहर की हैसियत से देखने लगी। लेकिन मुनीर शादी के बारे में कभी बात नहीं करता था, जिससे मेरा दिल अक्सर उदास हो जाता। मैं उसे बार बार अपने मसाइल बताती, लेकिन वो खामोशी से मेरी बातें सुनता और कोई हतमी फैसला करने से गुरेज करता। और यही बात कई बार मेरी परेशानी का बायस भी बनती जा रही थी, क्योंकि सच तो ये था कि मैं चची के घर से निकलना चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बेतहाशा उकता गई थी और सुख का सांस लेना चाहती थी, लेकिन मुनीर कोई फैसला ही नहीं कर रहा था। मैं कई बार बात घुमाकर शादी के मौजू तक आई, लेकिन वो बात का रुख ही बदल देता तो मैं खामोश हो जाती। मगर जब एक उम्र रसीदा शख्स का रिश्ता मेरे लिए आया तो मैं चौंक गई। मैं बस ये देखना चाहती थी कि आया चची मेरे मामले में इस मोड़ पर कोई इंसाफ करेंगी या हमेशा की तरह मेरी ज़िंदगी के इस फैसले को भी अपने जुल्म और ज्यादती का निशाना बना डालेंगी। क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों के लिए तो उनकी उम्र के मुताबिक लड़के मुंतखब किए थे और अच्छे घरों में रिश्ता दिया, तो मुझे लगने लगा कि शायद मेरे लिए भी उनके दिल में कोई तो हमदर्दी जागी होगी। मगर मेरी ये खाम ख्याली रही। जब चची ने बूढ़े के साथ मेरा रिश्ता तय करने का फैसला किया तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा दिल जोर जोर कर धड़कने लगा और दिल चाहा कि मैं फौरन उड़कर मुनीर के पास जाऊं और उसे झिंझोड़ झिंझोड़ कर बताऊं कि आखिर वो क्या चाहता है। फिर दूसरी तरफ मेरा दिल भी डरने लगा कि क्या खबर वो मुझसे सिरे से शादी करना ही ना चाहता हो, वरना अब तक हमारी जितनी मुलाकातें हो चुकी थी इसमें वो कहीं ना कहीं तो शादी का इशारा देता। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का जुआ खेलने का सोचा, क्योंकि मैं मुनीर को चाहती भी थी और उसे खोना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो इनकार भी कर देगा तो भी मैं कभी इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। लिहाजा मैं सबसे नज़र बचाकर घर से निकली ताकि मुनीर को बता सकूं कि मेरे बारे में मेरी सगी चची ने क्या फैसला कर डाला है। एक सस्ते से होटल में मुनीर मुझे ले गया तो मैंने उससे साफ साफ बात करने की ठान ली और उससे कहा कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे मेरे साथ शादी करनी होगी। मैंने उसे वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, या तो वो मेरे साथ शादी करे वरना मैं खुद को इस जुल्म से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो काफ़ी देर सोच में डूबा रहा और इस दौरान मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती गई और मैं दुआ करने लगी कि मुनीर कहीं मुझसे शादी से इनकार ही न कर डाले। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मुनीर ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर कहा, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है जो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आए, और जो हालात तुम बता रही हो कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी चची ने तय करने का फैसला कर लिया है, तो ऐसे में अगर मेरा रिश्ता जाता भी है तो वो ज़रूर तहकीक करेंगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शायद वो जानबूझकर तुम्हारा और मेरा रिश्ता होने नहीं देंगी। तो ऐसे में अगर वो इनकार कर देती हैं तो फिर तुम क्या करोगी? मुनीर का यह सवाल इंतहाई अजीब सा था। काफ़ी देर तो मुझे समझ ही ना आई कि मैं इसका क्या जवाब दूं। तो मैंने मुनीर से कहा, मैं किसी सूरत भी उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, ये बात तो तय है। बाकी अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो मैं घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो मेरी बात सुनकर मुनीर के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, हम दोनों भागकर ही शादी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर तुम संजीदा हो तो फिर मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ, ताकि हम दोनों यहाँ से जल्दी भागकर किसी और शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करें। तो मैंने उसके फैसले पर खुशी से सर हिलाया और फिर खामोशी से घर आ गई। मुनीर से मिलकर सारी बात तय करने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मुनीर ने मंगल का दिन बता दिया था कि उसके आखिरी पहर हमें यहाँ से निकलना है। लिहाजा वक्त कम था, इसलिए मैंने चुपके चुपके अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरे पास था ही क्या, सिवाय चंद जोड़े आम से कपड़ों के। लिहाजा मैंने शॉपर में 2-3 जोड़े रख लिए और मंगल का बेचैनी से इंतजार करने लगी। जो ही मंगल की रात शुरू हुई
تو میں مقررہ وقت پر گھر سے نکلی۔ منیر کے ساتھ ملاقات کے مقام پر پہنچ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دکھوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ ہم نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے ایک آٹو رکشہ پکڑا اور سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اگلی صبح ہم دونوں ایک نئے شہر میں پہنچے اور وہاں جا کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم نے فوراً شادی کر لی۔ میں بے حد خوش تھی کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ اب میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد منیر کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ اکثر مجھ سے بدتمیزی کرتا اور مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا۔ میں اس تبدیلی پر حیران تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ وقتی بات ہے، مگر دن بدن اس کا رویہ مزید بگڑتا گیا۔ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ منیر جو دکھائی دیتا ہے دراصل وہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو مخلص شوہر سرے سے تھا ہی نہیں۔ لیکن میرا دماغ اس دھوکے پر خود کو قائل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہتی کہ جو کچھ میں محسوس کر رہی ہوں وہ غلط ہے، منیر ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں اس کی زندگی میں آنے والی کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے بھی اس نے کئی لڑکیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور اب وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس بھیجنے کی باتیں کرنے لگا، جس سے میرا دل کانپ گیا۔ مجھے اب منیر کی حقیقت سمجھ میں آنے لگی تھی، لیکن اسے جو ہی پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے کئی بار حمل ضائع کرنے کا کہا، لیکن میں نہ مانی اور رونے لگی تو اس نے مجھے دوبارہ ایسا کچھ نہ کہا۔ میں دل ہی دل میں اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے اللہ سے ڈھیروں دعائیں مانگنے لگی کہ آنے والے بچے کی خاطر وہ منیر کا دل بدل دے، اور جو باتیں اور حرکتیں کر رہا ہے وہ اسے چھوڑ دے۔ تقریباً 9 ماہ کا عرصہ تو خیر و عافیت سے گزر گیا۔ اس دوران منیر نے کبھی کوئی غلط بات یا حرکت نہیں کی جس سے میرے دل کو رنج پہنچتا۔ شادی کا پہلا سال عجیب خوف اور وسوسے میں گزر رہا تھا۔ جب اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی دی تو مجھے لگا کہ میرے سارے دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں چلا نہا کے فارغ ہوئی تو میں نے بیٹھک میں منیر کو اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں آج رات اسے لے کر اڈے پر آ جاؤں گا، اور پھر ایک رات کا بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ تو یہ سن کر ہی میں کانپ گئی۔ بے شمار آنسو میری آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے اپنے مقدر پر ٹوٹ کر رونا آیا، لیکن میں نے اپنے آنسو فوراً پونچھ لیے، کیونکہ یہ لمحہ رونے کا نہیں تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر آج میں منیر کی بات مان کر غلط راستے کی مسافر بن جاتی تو کل میری بیٹی کی باری ہوتی۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو تہیہ کیا کہ میں کسی بھی صورت میں اسے دلدل میں پھنسنے نہیں دوں گی، اور نہ ہی خود گندگی کے راستے پر چلوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور چپکے سے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور اپنی خالہ کی طرف جانے کا ارادہ باندھا۔ وہاں جانے کا خیال اس لیے بھی آیا کہ اگر خدا نخواستہ منیر میرے پیچھے آیا تو میرے ساتھ میرے اپنے کھڑے ہوں گے تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ورنہ اگر میں اکیلی ہوئی تو وہ پھر سے میرا شکار کرے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بیٹی کو چادر میں لپیٹا، اور جو ہی منیر باہر نکلا تو میں نے فوراً چادر اوڑھی اور میں بھی گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر کے قریب ہی بس کا اڈا تھا۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو بس نکلنے کو تیار تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً بس میں سوار ہو گئی اور ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ لیکن مجھے اپنے گھر کے ٹوٹنے کا ملال بے پناہ تھا، کیونکہ میں نے منیر کو دل سے چاہا تھا۔ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک غلط پیشے سے تعلق رکھتا ہے جہاں عورت کی بولی لگتی ہے۔ مجھے اپنی محبت کے لٹ جانے کا بے پناہ غم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچی کے سر سے باپ کا سایہ ہٹنے کا دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں یہ عزم کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کو دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا اس کے لیے اگر ساری دنیا سے بھی مجھے لڑنا پڑ گیا تو میں لڑوں گی۔ انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے میں خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نے جب مجھے اجڑی ہوئی حالت میں اپنی دہلیز پر دیکھا تو فوراً مجھے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے آئیں۔ میں نے انتہائی لاچاری میں خالہ کے گھر میں پناہ لی تھی۔ اس سے پہلے چچی کے گھر زندگی گزار لی، کیونکہ اس وقت میری اکیلی جان تھی۔ لیکن اب میرے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ کمزور ننھی سی بچی میرے وجود کا حصہ تھی۔ منیر سے الگ ہو کر خالہ کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے میں نے خود کو کمزوریوں اور ناکامیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا پایا۔ لیکن ایک بات مجھے اندر ہی اندر اکساتی تھی کہ میں خالہ کے گھر اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہی ہوگا۔ میں کب تک اپنا اور اپنی بیٹی کا بوجھ خالہ پر ڈال سکتی ہوں؟ لہٰذا میں نے خالہ سے نوکری کی بات کی۔ سیالکوٹ میں جگہ جگہ چھوٹے پیمانے پر گھریلو دستکاری کی صنعتیں قائم تھیں، لہٰذا مجھے جلد ہی ایک کارخانے میں کام مل گیا جہاں پر فٹ بال کو سلائی کیا جاتا تھا۔ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ معاش کا مسئلہ تو حل ہوا۔ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد میں کچھ پیسے خالہ کو بھی دے دیتی تاکہ ان کا ہاتھ بٹایا جا سکے۔
मैं अपनी मासूम बेटी खाला के घर पर ही छोड़कर जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं अजीब उलझन का शिकार थी, और इसकी बुनियादी वजह मेरे खालू थे। खाला की गैर मौजूदगी में खालू का अंदाज मेरे साथ कुछ अलग सा हो जाता। वो उस लम्हे मुझे खालू जैसे मुकद्दस रिश्ते में नहीं लग रहे होते थे। शुरू में मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, मगर फिर जब मैंने उनकी हरकतों पर गौर किया तो एक खतरा महसूस होने लगा। वो दबे पांव कभी कभार मेरे बहुत करीब आते तो मैं बौखला कर पीछे हट जाती, लेकिन उनकी नज़रों में ठीक ठाक दावत होती थी। ऐसा लगता जैसे उनकी नज़रें मेरे जिस्म के आर पार हो रही हैं। एक दिन खालू मेरे कमरे में आए और बिल्कुल मेरे बिस्तर पर बैठ गए। मैं उठने लगी तो खुमारज़दा लहजे में बोले, क्यों जा रही हो? बैठो, बातें करते हैं। खाला उस वक्त घर पर नहीं थी। मैंने अभी मुश्किल आमना को सुलाया था। मुझे खालू का इस तरह से अपने कमरे में आना इंतहाई नामुनासिब लगा। मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, मगर मैंने अपने चेहरे के तासुरात से उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनका ये तरीक़ाकार इंतहाई गलत है, मगर वो कोई इंतहाई ढीठ किस्म के इंसान साबित हुए। खाला के सामने उनका ऐसा रवैया नहीं होता था। वो उनके सामने मुझसे दूर दूर रहते थे, बात भी नहीं करते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में पता नहीं उनके पास इतनी बातें कहाँ से आ जाती थी कि मुझे अब उलझन होने लगी। कभी कभी मैं सोचती कि शायद मैं किसी गलतफहमी का शिकार ना हो रही हूँ, लेकिन जब एक दिन खालू आधी रात के वक्त मेरे कमरे में आए तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं, बल्कि खालू एक बहुत बड़े शिकारी हैं। ये तो उस लम्हे गनीमत था कि आमना एकदम से उठकर रोने लगी तो खालू की पेशकदमी रुक गई। आमना इतना जोर जोर कर रोई कि एकदम खाला भी जाग गई और ऊंची आवाज में मुझे पुकारने लगी कि क्या बात है, आमना क्यों रो रही है? ठहरो, मैं आती हूँ। खालू ने जब देखा कि खाला आने वाली है तो वो दुम दबाकर भाग गए, लेकिन अब मैं आमना को अपने सीने से लगाए खुद भी रोने लगी। एक दिल चाहा कि खाला को सब कुछ बता दूं, लेकिन यूं तो उनका बसा बसाया घर खराब होने का अंदेशा था और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अगर खुदा ना खास्ता मेरी वजह से उनके रिश्ते में दरार आ जाती तो वो इस उम्र में कहाँ जाएंगी। लिहाजा मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी, मगर हर दिन खालू का रवैया मेरे लिए मजीद परेशानी का बायस बनता जा रहा था। मैं अब सोचने लगी थी कि मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यहाँ रहकर अब मजीद खुद को खतरे में नहीं डाल सकती थी। अब मैं खाला के घर में महफूज नहीं थी, लिहाजा मैंने कारखाने में काम करने वाली खाला की उम्र की खातून सकीना से जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कहा कि शाम तक तुम्हें एक कमरा किराए पर मिल जाएगा। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे खाला सकीना पर बड़ी हैरानी होती थी कि उनका एक जवान बेटा है और फिर भी वो काम कर रही हैं। तो वो मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगी कि जो ही मेरे बेटी की नौकरी लगेगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। उनके शौहर फौत हो चुके थे और उन्होंने अपनी सारी जवानी अपने बेटे पर कुर्बान कर डाली। उसे पढ़ाया लिखाया और खुद एक मर्द की तरह बाहर निकल कर काम किया। उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत मुतमईन हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह की बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो इस मुश्किल मरहले से गुजरी हैं और इंतहाई मर्दाना वार अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया था कि बेहतर है कि अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लो और खामोशी से अपना वक्त गुजारो और हिम्मत नहीं हारो। एक वक्त आएगा, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और आसानी होगी। उनकी ये बातें मेरे दिल में घुप गई और मैं दोबारा से जीने के लिए उठ खड़ी हुई। खाला की मदद से मुझे उन्हीं के मोहल्ले में एक कमरा मिल गया। मालिक मकान भी अच्छे थे, लिहाजा मैंने खाला को बताया कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो वो बेहद खफा हुई कि क्या ज़रूरत है किराए पर रहने की, इतना बड़ा घर मैंने कब्र में लेकर जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की। उनके लहजे के दुख ने मुझे रुला सा दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं कौन सी खुशी के साथ अलग किराए पर रहना चाहती हूँ। अगर मेरी इज्जत को यहाँ खतरा ना होता तो मैं यह फैसला कभी भी ना लेती, लेकिन मैं खामोश रही और खाला को तसल्ली देते हुए कहा कि मेरा घर कारखाने के नज़दीक है, यहाँ आते जाते मुझे काफ़ी किराया लग जाता है और बचत ना होने के बराबर होती है, इसीलिए मुझे कारखाने के करीब ही घर लेना मुनासिब लगा। खाला ने जब वजह जानी तो खामोश हो गई। फिर मैंने इंतहाई भारी दिल के साथ अपना सामान समेटा और अपनी बेटी आमना को लेकर उसे एक कमरे के घर में शिफ्ट हो गई। अगर खाला की तरफ देखती तो मेरा दिल परेशान हो जाता, क्योंकि इस पूरी भरी हुई दुनिया में मेरा खूनी रिश्ता सिर्फ एक ही था जो मेरे दुख पर कुड़ता था, जिसने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। अगर खालू बदफितरत इंसान ना होते तो मैं चुप करके वहां अपनी सारी जिंदगी खाला के साथ गुजार देती। अब इस नई जगह खाला सकीना आते जाते मेरा हाल अहवाल लेने लगी। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। उनकी बेलौस मोहब्बत ने मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम भर दिया। हम दोनों साथ साथ ही कारखाने जाते और वापस आते। वापसी पर कई बार वो मुझे सब्जी मंडी ले गई कि शाम को यहाँ पर सब्जी सस्ती मिलती है। जिंदगी गुजारने के लिए छोटे छोटे ढब
میں آہستہ آہستہ ان سے سیکھنے لگی تو مجھے لگنے لگا کہ اگر ہمت کر لی جائے تو زندگی اب اتنی بھی مشکل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں خود ہی مسائل بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر یہ سہارا نہ ہوا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ حالانکہ کوئی کسی کے آنے یا جانے سے مرتا نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ تو پھر زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے کیا ڈرنا۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر مٹھائی لے کر آئیں، وہ بہت خوش تھی، ان کے بیٹی کی پکی نوکری لگ گئی تھی۔ تو وہ مجھے خوشی خوشی بتانے لگی کہ اب میں نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ تو انہیں اتنا خوش دیکھ کر میں نے ان کے لیے دل سے دعا کی، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے بیٹے کو پالنے میں بہت مشقت کی تھی اور اسی وجہ سے دوسری شادی بھی نہیں کی، اور اب یہ وقت ان کا تھا کہ وہ اپنی محنت کے پھل سے لطف اندوز ہوں۔ وہ میرے لیے ایک رول ماڈل تھی۔ اب میں خالہ کے بغیر ہی اپنے کارخانے جاتی تھی، لیکن جب تک ان کی اور میری سنگت رہی انہوں نے مجھے ایک مضبوط لڑکی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ یہ کردار تو میری ماں کو ادا کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ وہ اس وقت مجھے چھوڑ کر چلی گئی جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اب اتنی مشکل حالات میں بھی وہ کہیں پر بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اللہ نے میری مدد اس اجنبی عورت کے ذریعے کی جس کے لیے میں خالہ سکینہ کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، ان کی بہو عالمہ تھی، باقاعدہ گھر میں درس دیتی اور پھر لنگر تقسیم کرتی اور دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ خالہ کی زندگی میں اب سکون تھا اور وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں گی اور سکھ سے چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہوں گی۔ چند دن بعد جب میں خالہ کے گھر ملنے گئی تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے لیے حیرت کا باعث بن گیا۔ ان کی بہو مائک پر حقوق العباد کا درس دے رہی تھی تو مجھے عجیب لگا کہ پاس ہی اس کی ساس کے کپڑے گندے ہیں، وہ بھوکی بھی ہے اور بہو کے درس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں نے خالہ سکینہ کا ہاتھ منہ دھلوایا اور انہیں نئے کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ ان کا بستر تک میں نے خود صاف کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کو بھوک لگی ہے؟ کھانا لا دوں؟ تو خالہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ آہستہ سے بولی، بیٹی میری حالت بہت خراب ہے، میری بہو بہت ظالم ہے، وہ میری پرواہ نہیں کرتی، وہ لوگوں کو درس دینے میں مگن رہتی ہے اور میرا خیال نہیں رکھتی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ خالہ کی زندگی بھر کی قربانیوں کا یہ بدلہ تھا؟ وہ جس کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی وہی بیٹا اور بہو اب ان کی حالت پر توجہ دینے کے بجائے اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے شدید افسوس ہوا۔ خالہ نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کی پرورش میں گزار دی، اور اب جب وہ بوڑھی اور بیمار ہو چکی تھی ان کا بیٹا ان کے ساتھ نہ تھا اور ان کی بہو ان کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ خالہ کی آنکھوں میں بے بسی اور مایوسی تھی، لیکن ان کے الفاظ نے میرے دل کو ہلا دیا تھا۔ بیٹی مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کچھ بدلے گا۔ میری بہو نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے اور اب مجھے کچھ امید نہیں رہی۔ بس دعا کرو کہ اللہ مجھے محتاج نہ کرے۔ تو میں نے خالہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ نے ساری زندگی حق حلال کی محنت کر کے کمائی کی ہے، اور اللہ تو حلال رزق کمانے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے، یقیناً وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ تو خالہ نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا، میری بہو بہت ظالم ہے، یہ نیک نہیں ہے، میں مر جاؤں گی تو اس کا انجام دیکھنا۔ یہ سنتے میرا دل کانپ گیا۔ کچھ دن بعد خالہ سکینہ فوت ہو گئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جیسے میری اپنی سگی ماں فوت ہو گئی ہو۔ میں بہت روئی۔ ان کی بہو نے ان کے مرنے پر خوب ایصال ثواب کے لیے لنگر تقسیم کیا۔ پورے محلے میں ان کی بہو کی نیک نامی کے چرچے تھے۔ اس نے اپنی ساس کے مرنے پر کتنی پڑھائی کی ہے اور روزانہ وہ ان کی قبر پر جاتی ہے۔ وہ سب کی نظر میں انتہائی نیک بہو کے طور پر مشہور تو ہو گئی، لیکن جانے کیوں خالہ کے ساتھ کی گئی اس کی زیادتیاں جب مجھے یاد آتی تو میرا دل چاہتا کہ میں محلے کی ایک ایک عورت کو پکڑ کر اس کے کارناموں کے بارے میں بتاؤں کہ خالہ جیسی مشقت کرنے والی عورت کس طرح اس کے ہاتھوں رو کر اس دنیا سے گئی ہے۔ ان کی بہو نے خالہ کے بیٹے کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے اپنی ماں کی فریادیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ سچ کہا ہے، عورت اگر مکر کرنے پر آ جائے تو اچھے بھلے لوگوں کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے۔ 2 دن بعد ہی خالہ کی بہو نے اپنے گھر میں درس رکھا اور مجھے بھی دعوت دی۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی چلی گئی، کیونکہ اس گھر میں میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ لیکن جو ہی ہم سب محلے والیاں جمع ہو کر اس کے گھر درس میں جانے کے لیے داخل ہوئیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہمیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کی بہو نے زور زور کی چیخیں مارنا شروع کر دی کہ وہ دیکھو میری ساس آئی ہیں، یہ مجھے لے جائیں گی، یہ مجھے لے جائیں گی۔ تو اس کی بات سن کر ہم سبھی خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ وہ کبھی ایک عورت کو پکڑتی، کبھی دوسری عورت کو پکڑتی کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو، میری ساس مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ میں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی ساری خواتین اسے تسلی دینے لگی
کہ تم تو بہت نیک لڑکی ہو. تم نے نہ صرف خالہ کا گھر سنبھالا بلکہ دین کی خدمت بھی کی ہے. تم ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، یہ سب جھوٹ تھا. میں نے کبھی اپنی ساس کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیا، دوائی نہیں دی، الٹا اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے خلاف کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں سے لاپرواہ سا ہو گیا. میری ساس ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس دنیا سے گئی ہے اور اب وہ دوبارہ آ گئی ہے. وہ مستقل ایک ہی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے ان عورتوں کو بتا رہی تھی تو سبھی ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی اور توبہ استغفار کرنے لگی. میں تو حقیقت جانتی تھی اور خالہ کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تم دیکھنا، جب میں مروں گی تو یہ تماشا بن جائے گی. اور واقعی وہ تماشا بن گئی. 2 آنسو چپکے سے میری آنکھوں سے نکلے اور میں یہ سوچنے لگی کہ انسان کس قدر ناعاقبت اندیش ہے. اس نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی ساس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا. خود تو خدمت سے دور تھی ہی، ان کے بیٹے کو بھی خدمت نہ کرنے دی، اور آج یہ حالت ہے کہ اپنے منہ سے ہی اپنے تمام گناہوں کا اظہار کر رہی ہے. وہاں کھڑی ہر عورت اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کے گھر سے چلی گئی. تقریباً 1 ہفتہ اسی طرح خالہ کی یہ بہو چیخیں مارتی تھی. پورا دن، پوری رات ہم اس کی آوازیں سنتے تھے. بالآخر خالہ کے بیٹے نے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا اور اب وہ اپنی زندگی کا ایام وہاں گزار رہی ہے. میں اکثر خالہ کی قبر پر جا کر دعا کر آتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی انہی کی طرح استقامت عطا کرے. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.